नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विषय भूगोल का प्रथम अध्याय जिसका नाम है संसाधन का अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं आपका टीचर मनोज बेनीवाल, राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदा छोही फतेहाबाद से। और आज के इस अध्याय में हम संसाधनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज से हजारों साल पहले जब धरती पर आधुनिक मनुष्य नहीं था, यानी आदि मानव रहा करता था, तब वह अपनी सारी ज़रूरतें प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों से ही संतुष्ट किया करता था। अपनी इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्राकृतिक साधनों का प्रयोग जब वो करता था तो वे उसके लिए संसाधन बन जाते थे, और ये थे प्राकृतिक संसाधन। धीरे धीरे मनुष्य ने प्रगति की और इस धरती पर रहने के लिए हमने अपने दिमाग के प्रयोग से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारे बदलाव किए, जिनका नतीजा आप देख सकते हैं अत्याधुनिक मशीनरी के उपयोग के द्वारा। प्यारे बच्चों, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, संसाधन कहलाती है। इस विषय में आप कह सकते हैं कि हमारे आसपास मिलने वाली सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले प्रकार के जो संसाधन हैं वो हैं प्राकृतिक संसाधन। दूसरे प्रकार के संसाधन है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरे प्रकार का संसाधन मानव खुद है। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे जल, सौर ऊर्जा यानी सूर्य की रोशनी, हमारे काम आने वाले छोटे छोटे जीव जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करते हैं, पेड़ पौधे जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है इस प्रकृति का, इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब चर्चा कर लेते हैं मानव निर्मित संसाधनों की, कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनका प्रयोग या इनका आविष्कार मानव ने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि के द्वारा किया है। प्रकृति ने ये चीज़ें नहीं बनाई है। जैसे कि हमारे घर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, टावर्स, गाड़ियाँ और भी बहुत प्रकार के साधन हैं जो मानव निर्मित है। तीसरे प्रकार का संसाधन यानी मानव खुद एक संसाधन है। मानव खुद एक संसाधन क्यों है? क्योंकि मानव ने प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ों को में बदलाव करके इन चीज़ों को अपने उपयोग के योग्य बनाया है, और नित्य नए नए जो आविष्कार हैं या नित्य नए नए प्रयोग किए हैं, आविष्कार किए हैं, और इस धरती को रहने के लिए और सुखद बनाया है। इसीलिए मानव को एक संसाधन कहा जाता है। आज हम अगर बात करें तकनीक की, तो आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो भी क्रियाएं आप देखते हैं, मानव का उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप जरूर है। अगर हम बात करें साइंस की यानी विज्ञान की, तो मानव ने बहुत सारे उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। जैसे कि स्पेस में जाना, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चीज़ आज से 200 साल पहले हमें असंभव लगती थी, मानव ने उसको संभव कर दिया है। तकनीक के दम पर हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह पर जा चुके हैं, और वैज्ञानिक तो सूर्य पर यान भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं। और हमारा जो ज्ञान था ब्रह्मांड के बारे में, वो और अधिक समृद्ध हो पाया है। इस तरह से मानव ने अपने दिमाग के, अपने बुद्धि के दम पर प्रकृति को विजित किया है, और जो यहाँ पृथ्वी है उस पर रहने के लिए
परिस्थितियों को बदल करके जीवन को और आसान बना दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव खुद एक संसाधन है। प्यारे बच्चों, अब हम विस्तार से जानेंगे प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन फिर भी ये जो संसाधन है ये प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार हैं। हम कह सकते हैं कि इन उपहारों के बिना हमारा इस धरती पर जिंदा रहना लगभग असंभव है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। यानी प्रकृति द्वारा बनाई गई सभी चीज़ें जो मनुष्य के उपयोग में आती है प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अब ये नवीकरणीय संसाधन क्या हैं और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, इनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है, जैसे कि जल। प्यारे बच्चों, हमने पहले पढ़ा है कि जल जो है पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग में, लगभग 2/3 हिस्से में जल है, बाकी स्थल भाग है पृथ्वी के धरातल का। लेकिन जल एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जल को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये प्रकृति में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर विद्यमान रहता है, इसलिए जल को कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। इसके साथ ही मृदा, मिट्टी के ऊपर हम फसलें बोते हैं, फसलें लहराती हुई दिखती है हमें, और मिट्टी भी कभी ख़त्म नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी भी एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जल और मिट्टी के अलावा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्योंकि इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इनको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, इसलिए ये सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि हम एक बार यूज़ करने के बाद इनको दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा कर लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार जो है वो सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों का एक बार प्रयोग करने के बाद दूसरी बार हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा इनके बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये थे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। प्यारे बच्चों, विश्व के हर भाग में संसाधन जो है वो अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के ऊपर भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे अरब देशों में तेल बहुतायत में पाया जाता है,
भारत मसालों की भूमि कही जाती है। तो प्राकृतिक संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कभी कभी प्राकृतिक संसाधन जो हैं तब मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं जब प्राकृतिक संसाधनों में मानव ने कुछ बदलाव कर दिए हैं। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में लगा हुआ जो भी मटेरियल है, या कार में लगा हुआ जो भी मटेरियल है, कंप्यूटर में लगा हुआ जो भी पदार्थ है, वो प्रकृति द्वारा दिया गया हो सकता है, लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि के दम पर इसमें बहुत अधिक परिवर्तन कर दिए हैं। इसलिए हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी पर ये संसाधन जो हैं सीमित हैं। कौन से संसाधन? जो अनवीकरणीय संसाधन है। तो हमें इनका प्रयोग करते समय भी ध्यान रखना होगा। अब हम जान लेते हैं, रबर पहले प्रकृति ने हमें दिया, लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि के दम पर उसके टायर बना दिए। रेत से हम खिलौने बना लेते हैं, क्ले पॉट्स यानी बर्तन बना लेते हैं। कॉपर जो था उससे हमने स्टेचू बना लिया। पुल में लगी हुई जो सामग्री थी वो प्रकृति ने प्रदान की, लेकिन हमने उसको प्रयोग किया एक पुल के रूप में, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन बन गया। प्यारे बच्चों, आपको एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है जैसे चट्टान का टुकड़ा हो। ये है लौह अयस्क। इसमें से लोहा निकलता है, लेकिन ये लोहा अशुद्धियों से भरा होता है। और जब हम, ये प्राकृतिक संसाधन है, और जब हम इसको फैक्ट्री में ले जाकर इससे लोहे को अलग कर लेते हैं तो ये बन जाता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधनों में लोहे का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि लोहे ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। प्यारे बच्चों, मनुष्य ने अपनी बुद्धि के दम पर अनेकों परिवर्तन किए हैं, जैसे कि संचार के माध्यम, टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन, इस तरह के संसाधन जिन्होंने आज के मानव की ज़िंदगी बदल दी है, ये कहलाते हैं मानव निर्मित संसाधन। इन संसाधनों का कुशलता से प्रयोग करने पर ये मानव के लिए वरदान का काम करते हैं, लेकिन अगर हम इनका दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए अभिशाप भी बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, मानव खुद एक संसाधन है। हमने अभी पढ़ा कि मानव खुद एक संसाधन है। तो संसाधन कैसे बनता है मानव? आदि मानव जो था वो एक पशु जैसा प्राणी था। उसके पास इतना दिमाग नहीं था कि वो प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों में बदलाव कर सके, लेकिन धीरे धीरे हमने समाज में रहना शुरू किया, शिक्षा का प्रसार हुआ, और फिर हमें लगा कि इस धरती पर रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो हमने इस धरती के धरातल पर अनेकों रचनाएं की, अनेकों निर्माण कार्य किए, और इस धरती को बनाया रहने योग्य, और इसको एक सुंदर ग्रह हमने बना दिया। लेकिन इन सभी का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि हम संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा दोहित करते गए, यानी हमने संसाधनों का प्रयोग जो था वो बहुत ज़्यादा कर लिया, जिसके कारण कुछ संसाधन लुप्त होने के कगार पर आ गए, और हमारा यह सुंदर ग्रह जो था उसमें बहुत सारी जो बुराइयां हैं, बुराइयां मैं यहाँ पर पर्यावरणीय बुराइयों के बारे में कह रहा हूँ, पर्यावरण का जो प्रदूषण था उसका कारण बना, और इस सुंदर ग्रह के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। प्यारे बच्चों, हमें इन संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना है कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का आनंद ले सकें। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा कर लेते हैं मानव संसाधन कैसे बनता है उसके बारे में। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर पाते हैं जब उनके पास ऐसा करने का क्या हो, ज्ञान हो। तो इसी ज्ञान को के द्वारा मानव जो है वो संसाधन बन जाता है। और एक धारणा है सतत पोषणीय विकास,
संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी क्या होती रहें, पूरी होती रहें। ये नहीं कि हम अपने जीवन काल में ही सभी जो संसाधन हैं उनका प्रयोग कर लें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक दूषित ग्रह छोड़ करके जाएं। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो वो सतत पोषणीय विकास नहीं है। हमें इन संसाधनों का बहुत ही सावधानी के साथ उपयोग करना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि हम इस विश्व के अच्छे नागरिक हैं। प्यारे बच्चों, इस धरती पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है, हमारे साथ रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। तो हमें बड़े सावधानी के साथ इस ग्रह पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना होगा। ऐसे मानव निर्मित संसाधन बनाने होंगे ताकि प्राकृतिक संसाधनों का जो कि सीमित मात्रा में यहाँ पर है उनका दोहन ना हो सके और आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छे से जीवन बिता सके। अब हम बात कर लेते हैं सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांतों की। पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल से अभिप्राय है कि जीवन के बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनकी भी हम उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी हम हमारी करते हैं। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसका अभिप्राय ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आविष्कार करें जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो। तीसरा जो नियम है या सिद्धांत जो है वो ये है कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनका संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें। चौथा इसका जो सिद्धांत है वो ये है कि प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करने का मतलब ये है कि हम उनका दोहन जो है वो कम से कम करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका आनंद ले सकें। चौथा है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। हमारे जो निजी आदतें हैं, हमारा जो व्यक्तिगत व्यवहार है और हमारी जो हम काम करते हैं उनमें हम परिवर्तन करें ताकि इस प्रकृति, इस पर्यावरण की रक्षा हो सके। प्यारे बच्चों, इसका जो अंतिम सिद्धांत है वो ये है कि समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाने से अभिप्राय है कि हम सामुदायिक रूप से ये जिम्मेदारी लें कि यह धरती जो है वो फल फूल सके और इस पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए हम सामुदायिक रूप से प्रयास करें। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलन की चर्चा करना चाहूँगा जिसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब ये उत्तर प्रदेश में था, किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। इन लोगों ने क्या किया, ठेकेदार जब वृक्ष काटने के लिए आए तो इन्होंने, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि महिलाओं ने उस जो पेड़ थे उनसे चिपक कर खड़ी हो गई महिलाएं और ये कहा कि अगर आप पेड़ों को काटोगे तो सबसे पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, और ठेकेदारों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो एक इतिहास बन गया चिपको आंदोलन। इसमें एक समुदाय ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वृक्षों को और पर्यावरण को बचाया था। तो आज भी हमें ऐसी ही आवश्यकता है कि हम पर्यावरण संरक्षण की शपथ लें और इस धरती को एक बहुत ही सुंदर ग्रह हम
छोड़ करके जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें जैसे कि हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा भी ये दायित्व है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। धन्यवाद।